एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQs प्रैक्टिस फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे पार्ट ए के क्वेश्चन को प्रैक्टिस, जो पेपर हमारा जून 2021 शिफ्ट 1 में हुआ है। इस पेपर के अंदर जितने भी पार्ट ए में क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और सोल्व करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 6। और इस पेपर की एक खास बात ये थी कि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे PYQs थे। आइदर वो 2015 के हैं, 2016 के हैं, 17 के हैं, लाइफ साइंस के हैं, मैथमेटिकल साइंस के हैं। मतलब ये सारे क्वेश्चन जो इस पेपर में आज हम देखने वाले हैं वो किसी ना किसी पेपर में पहले आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारी फर्स्ट क्वेश्चन आईडी है 6 और क्वेश्चन में दिया है देयर आर 2 buckets A and B. Initially A has 2 liters of water and B is empty. At every hour 1 liter of water is transferred from A to B, followed by returning half liter back to A from B half an hour later. The earliest A will get empty in. क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास 2 बकेट है। एक मिनट रुकिएगा, यहीं पर सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास 2 बकेट है। इसको मान लेते हैं ये A बकेट है, ये A है और ये B है। बस क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा और इसको करते रहेंगे। इनिशियली स्टार्टिंग में A के पास 2 लीटर पानी है, तो यहाँ पर 2 लीटर पानी है, जबकि B क्या है, बिल्कुल खाली है, इसमें कोई पानी नहीं है। फिर लिखा है कि हर एक घंटे के बाद हम 1 लीटर पानी ट्रांसफर करेंगे A से B में। ठीक है, तो मानो ये 0 टाइम से लेके चलते हैं और यहाँ 1 घंटा हो गया है, 1 आवर। हमने क्या किया, 1 लीटर पानी A से ट्रांसफर कर दिया B में, तो यहाँ 2 लीटर था, अब 1 लीटर बचा है और यहाँ पर भी 1 लीटर हो गया है। फिर लिखा है फॉलो बाय रिटर्निंग हाफ लीटर बैक टू A फ्रॉम B हाफ एन आवर लेटर। मतलब फिर आधे घंटे के बाद B से, मतलब जो B वाली बकेट है उससे आधा लीटर हमें A में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो उसके बाद 1.5 आवर पे, मतलब अब 1.5 घंटा हो गया, मतलब एक तो ये और एक 1.5 में हमें क्या करना है, आधा लीटर पानी B से A में ट्रांसफर करना है। तो मतलब यहाँ हो जाएगा 0.5 और यहाँ हो जाएगा 1.5। ठीक है, बार बार ऐसे करते जाना है। और कब तक करना है, जब तक A खाली ना हो जाए। हमें बताना है कि ऐसे कितने घंटे बाद होगा कि A बिल्कुल खाली हो गया है। चलिए फिर देखते हैं। इसके बाद 2 आवर लेटर के बाद फिर हम A से ट्रांसफर करेंगे B में, तो यहाँ 1.5 था, तो यहाँ बचेगा 0.5 और यहाँ हो जाएगा 1.5। अच्छा, इसमें एक बात ये याद रखनी है कि ऐसा नहीं कि हमें यहाँ से 1 घंटा लेना है, हमें यहाँ से 1 घंटा लेके चलना है। जैसे यहाँ 1 आवर हुआ है तो अब 1.5 हो गया है, अब 2 आवर हुआ है। ऐसा नहीं कि 2.5 पे हम 1 लीटर ट्रांसफर करेंगे, हम 2 आवर पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2.5 पे देखो, आधे घंटे के बाद हमें आधा लीटर पानी B से A में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 0.5 था, 0.5 यहाँ से आएगा, तो यहाँ भी 1 हो गया है। ओके, इसके बाद 3 घंटे बाद 3 आवर में क्या होगा, हमें 1 लीटर ट्रांसफर करना है A to B, तो यहाँ 1 ही है, 0 हो जाएगा और यहाँ 2 हो गए हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि कब A बिल्कुल खाली हो जाएगा, तो 3 घंटे के बाद, जब से हमने ये काम स्टार्ट किया है उसमें 3 घंटे के बाद जो A वाली बकेट है वो बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है 3 आवर। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस इसको करते जाना था जब तक यहाँ 0 ना आ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा 3rd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी 17 दिया है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सोइल इन एन ओपन पिट ऑफ साइज 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ओपन पिट है, पिट का मतलब होता है गड्ढा खोद देना। हमें उसकी वॉल्यूम बतानी है। हमें क्या बताना है,
सोइल की वॉल्यूम बतानी है इन द ओपन पिट। अब देखिएगा, मानो हमारे पास ये इतना धरती है, हमने खुदाई स्टार्ट की, तो खुदाई करने के बाद ये ओपन पिट हो गया है, मतलब ये खाली हो गया, हमने सारी सोइल जो है यहाँ से बाहर निकाल दी है। अब जब इसमें कोई सोइल है ही नहीं तो सोइल की वॉल्यूम क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। क्वेश्चन में मेंशन है ओपन पिट, मतलब खाली गड्ढा है, जब उसमें सोइल ही नहीं है तो सोइल का वॉल्यूम भी क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ 0 मीटर क्यूब आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है लॉजिकल था, इसमें होना क्या था? बताइए क्वेश्चन इतना आसान क्यों दिया है? ताकि बच्चे देखें और समझे ना, बस तुरंत से उसको मल्टीप्लाई करें और आंसर निकाल दे। लेकिन इस क्वेश्चन को पहले समझने की जरूरत है कि ओपन पिट में सोइल होती ही नहीं है। अब सोइल नहीं है तो उसका वॉल्यूम भी नहीं है, इसलिए 0 विल बी द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the minimum number of moves required to transfer figure A to figure 2? ये है फिगर 1, ये है फिगर 2। अगर मुझे फिगर 1 से फिगर 2 में आना है, अगर मुझे फिगर 1 से फिगर 2 में आना है तो कितने मूव्स मुझे करने होंगे? और एक मूव का मतलब क्या है? A move is defined as removing a coin and placing it such that it touch two other coins in its new position. एक मूव हम जब कहेंगे जब हम एक कॉइन को हटा के उसे दूसरी जगह पे रखेंगे और वो जब दूसरी जगह पे जाएगा तो वहां उसे 2 अदर कॉइन भी टच करते होने चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे कि हाँ ये एक मूव है। तो कितने मूव्स हमें यहाँ करने होंगे ताकि फिगर ए से फिगर बी में हम आ जाए? तो देखिएगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे दिया हुआ है। देखिएगा, तो इसको हम एक बार मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। हमें सर्कल बनाना है, तो देखो यहाँ ऑलरेडी सर्कल बना हुआ है, इतना सर्कल तो बना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1 को मैं शिफ्ट कर दूं यहाँ पर और 5 को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं यहाँ पर। तो देखो कैसे क्राइटेरिया रहेगा, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ और 6 यहाँ। तो ये तो ऑलरेडी एक सर्कल की फॉर्म में ही है, 2 3 4 एंड 6। 1 को मैंने यहाँ ट्रांसफर किया है तो 1 आ गया है यहाँ, और 5th को भी मैंने इधर शिफ्ट किया है तो 5th आ गया है यहाँ। तो बन गया सर्कल। तो 2 मूव्स की जरूरत पड़ी है, एक 1 को और एक 5 को हमने मूव किया है। और जैसे वो नई पोजीशन पर आए हैं तो वो 2 अदर कॉइन को भी टच कर रहे हैं। देखो 1 भी 4 5 को टच कर रहा है और 5 भी 1 को और 6 को टच कर रहा है। तो यानी ये 2 मूव होते हैं जब हम इसको यहाँ ट्रांसफर करना चाहेंगे। तो आंसर विल बी 2। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन ID 19। The distance from city P to city Q is 27 kilometer. A and B start walking from P towards Q at a speed of 5 km per hour and 7 km per hour respectively. B reaches Q, returns immediately and meets A at R. What is the distance between P and R? Assume all 3 cities to be in one straight line. क्वेश्चन में जो लिखा है एक बार उसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमें दिया है इस तरीके से, मान लेते हैं कि 3 सिटी के बारे में बोला है। डिस्टेंस फ्रॉम सिटी P टू सिटी Q इज 27 किलोमीटर। तो मान लेते हैं ये है P और ये है Q, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमें बताया है 27 किलोमीटर। अब 2 बंदे हैं A और B जो चलना स्टार्ट कर रहे हैं P से Q के साइड। जो A है, A क्या करता है, A and B start walking from P towards the Q at a speed of 5 किलोमीटर। तो A की स्पीड है 5 किलोमीटर, A मूव करता है 5 किलोमीटर पर आवर एंड B मूव करता है 7 किलोमीटर पर आवर। चलिएगा, ठीक है। और
बी रीचेज क्यू रिटर्न इमीडिएटली। जो बी वाला है जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो चलता है यहाँ से और क्यू पर पहुँच जाता है, फिर यहाँ पहुँचते ही इमीडिएटली यू टर्न लेता है और वापस चलता है। ए जो है जिसकी स्पीड थोड़ी स्लो है वो धीरे धीरे चल रहा है और वो दोनों एक पॉइंट पे मिले हैं, उस पॉइंट को बोला है, एक मिनट रुकिएगा, इस पॉइंट को बोला है ए, ठीक है, इस पॉइंट को बोला है आर। तो देखिएगा जो ए बी है जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यू टर्न लिया और फिर आ गया है इस साइड पर, इसको मान लेते हैं ये है आर साइड। और यहाँ पर जो बी है, बी यहाँ तक ही चल पाया है बस, और जो ए, एक मिनट रुकिएगा, इसमें लिखा है ए है और बी है। ए की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। जो बी वाला है वो स्पीडली चल रहा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो बी क्या करता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पहुँच जाता है, यू टर्न लेके यहाँ आता है और यहाँ आर पे जब वो आते हैं तो इधर से चला है ए भी चलता है इसके साथ में, दोनों यहाँ मिलते हैं, मतलब यहाँ आकर के जो बी वाला है वो तो इतना चला और यहाँ आ गया है, और जो ए वाला है वो केवल यहाँ तक ही चल पाया है और दोनों की यहाँ मीटिंग हुई है। क्वेश्चन में पूछा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, P टू R आपको डिस्टेंस बताना है कि ये कितना है, ठीक है, ओके। तो टोटल डिस्टेंस तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 27 है। हमसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ P टू R। अब हमें डिस्टेंस नहीं पता है, मान लेते हैं डिस्टेंस x है, तो हमने मान लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x है। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक 27 है, इसमें से अगर ये x है तो ये कितना हुआ, ये 27 माइनस x हुआ। ये तो बहुत इजी सी बात है ना, कि अगर ये पूरा डिस्टेंस 27 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक x है तो ये कितना होगा 27 माइनस x, ठीक है, ओके। तो हमें ये x बताना है। पहले बात कर लेते हैं a के बारे में। a की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर और डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है फ्रॉम P टू R यानी कि x। तो पहले a की बात कर लेते हैं। a की स्पीड as लिखते हैं, दैट इज 5। a का डिस्टेंस क्या है x, और टाइम तो दोनों का सेम है क्योंकि इतने ही टाइम में ये यहाँ तक आ पाया है और इतने ही टाइम में जो b वाला है वो यहाँ से यहाँ आया है, दोनों का टाइम तो सेम है, स्पीड अलग है और डिस्टेंस अलग उन्होंने कवर किया है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। हमें यहाँ टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, टाइम को निकाल लेंगे यहाँ से, दैट इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है x और स्पीड कितनी है 5। ये हमने बात कर ली है a के बारे में। ऐसे b का देखते हैं, b की स्पीड कितनी है 7 और b का डिस्टेंस कितना है, b का डिस्टेंस यहाँ से P से लेकर के Q तक गया है यानी कि 27 किलोमीटर, प्लस फिर वो Q से R भी आया है, हमने माना है ये 27 माइनस x, तो प्लस 27 माइनस x। तो यहाँ अगर हम b का टाइम निकालते हैं तो दैट विल बी डिस्टेंस यानी 27 प्लस 27 माइनस x अपॉन स्पीड कितना है इसका 7। तो ये आ गया है b के बारे में, ठीक है। अब टाइम तो दोनों ने सेम लिया है तो TA टाइम दोनों का सेम है यानी कि TA इक्वल है TB के। TA कितना आया है हमारा x अपॉन 5, यहाँ लिख लेते हैं, और TB कितना आया है 27 प्लस 27 माइनस x अपॉन 7, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, पहले मैं इनको ऐड कर सकती हूँ, तो 27 इज इक्वल टू 54 है ना, यस 54 और माइनस x, और यहाँ ये हो जाएगा, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 इधर आ जाएगा यहाँ, और ये यहाँ 7x हो जाएगा।
5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7x इज इक्वल टू 270 माइनस 5x, x वाली टर्म दोनों इधर लेके आएंगे तो 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 270, ये हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 यानी कि 12x इज इक्वल टू 270, देन x इज इक्वल टू 270 अपॉन 12। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 2.5 तो 22.5 ये आंसर आ जाएगा। यानी x कितना है, x है यहाँ पर 22.5। यहाँ तक समझ आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? देखिएगा एक बार फिर से कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है कि P और Q का डिस्टेंस है 27 और हमसे पूछा है P और R का डिस्टेंस। तो ये 27 है, जो A है वो यहाँ तक ही पहुँच पाता है और इतने ही समय में जो B है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाता है। हमसे कहा है कि P और R का डिस्टेंस बताइए, हमने इसको x मान लिया है। अब अगर ये x है तो 27 माइनस x है। रिएक्शन में जो फॉर्मूला है हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, इसमें चीज़ें रखेंगे और क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो P और R क्या था, x, और x की वैल्यू आई है 22.5। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी है 10। हाउ मेनी टाइम्स स्टार्टिंग एट 1 PM वुड द मिनट एंड आवर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद ईच अदर इन द नेक्स्ट 6 आवर्स। इसमें लिखा है हमारे पास जो क्लॉक होती है, देखिए यहाँ 12, 3, 6, 9, तो यहाँ आ जाएगा 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। तो आपसे पूछा है कि हमारी जो क्लॉक होती है उसमें 2 सुइयाँ होती है, एक मिनट वाली होती है और एक होती है घंटे वाली यानी आवर वाली। तो इनके बीच में 40 डिग्री का एंगल बनता है और वो आपको बताना है कि यदि हम टाइम स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर के अगले 6 घंटे यानी कि 1 से लेकर के 7 बजे तक, मतलब 1 बजे से लेकर के अगर हम बात करते हैं 7 बजे तक, तो 1 से लेकर के 7 बजे तक कितनी बार ये दोनों सुइयां जो है 40 डिग्री का एंगल बनाएंगी, हमें ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। देखिए हमारी जो पूरी क्लॉक होती है उनमें जो एक है इनके बीच में 5 का डिस्टेंस होता है, तो 5 यूनिट होती है। 1 2 3 4, इसे 1 2 3 4 5 होती है। तो यहाँ अगर बात करें इस पूरे क्लॉक में ऐसे कितने डिवीजन होंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 है तो 5 यहाँ 5 5 5 5 ऐसे करते 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 कितना होगा 60 डिवीजन होंगे। तो हमारी पूरी क्लॉक में जो है 60 डिवीजन होते हैं और एक जो सर्कल होता है उसका टोटल एंगल कितना होता है 360। तो टोटल एंगल कितना है इसका 360 है। तो अब देखिएगा पूरा कितना है एंगल 360 है, डिवीजन कितने हैं 60 है। तो अगर मैं एक डिवीजन के लिए एंगल निकालूं तो कितना आ जाएगा, अब देखो ये आ जाएगा 6। ठीक है, मतलब एक डिवीजन में कितना एंगल बनेगा 6 डिग्री। मतलब अगर यहाँ एक सुई यहाँ है मिनट वाली और आर वाली यहाँ है यहाँ, तो इनके बीच में ये जो एंगल है ये कितना है, ये 6 डिग्री है। कितना है 6 डिग्री है। ठीक है, हमें बनाना कितना है, हमें 40 का बनाना है। तो 40 का जो एंगल है वो कब कब बनता है, जब हमारी, अब देखो एक में अगर 6 डिग्री बन रहा है तो अगर हमें 40 का देखना है तो किस तरीके से करेंगे, 1 डिवीजन में अगर 6 है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 6 डिग्री बनता है
1 डिवीजन में, ठीक है। तो 40 डिग्री कितने में बनेगा? 40 डिग्री बनेगा हमारा 40/6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 6.7, ठीक है। हाँ ठीक है, 6.7 डिग्री पर जब ये 6.7 जब डिवीजन होगा तब जाकर के 40 डिग्री बनेगा। मतलब ये कहना चाहता है कि जब यहाँ पर हमारी जो मिनट वाली सुई है और जो आर वाली सुई है, जब इनके बीच में कितना डिवीजन हो? 6.5। मतलब यहाँ तक तो 5 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, ये तो 5 है और ये है 6 और यहाँ। तो जब हमारे जो आर वाली सुई है, ये मिनट वाली है और आर वाली सुई यहाँ अगर है तो 40 का एंगल बनता है, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ एक बार हमने किया क्या है। यहाँ पर हमारी जो पूरी क्लॉक होती है, इस पूरी क्लॉक में 60 डिवीजन होते हैं। मतलब ये जो इस तरीके से डिवीजन है वो कितने होते हैं? 60 होते हैं। एक डिवीजन में 6 डिग्री का एंगल बनता है। हमें बनाना कौन सा है? 40 डिग्री का बनाना है। तो 40 डिग्री एंगल बनाने के लिए जो मिनट और आर वाली जो हैंड है उनके बीच में 6.7 का डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब 6.7 का डिवीजन वाला डिस्टेंस होना चाहिए, तब जाकर के 40 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हमने यहाँ तक तो देख लिया है, अब अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए ये मेरे पास क्लॉक है, इसमें यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ है 9। यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ठीक है। ये हमारे पास क्लॉक है। इनकी एक दो कॉपी और बना लेते हैं क्योंकि आगे इनका और भी इस्तेमाल होगा। चलिए, तो अभी हम देख के आए हैं कि जब डिवीजन 6.7 का होगा तब 40 डिग्री का एंगल बनेगा। हमें टाइम स्टार्ट करना है 1 बजे से 7 बजे तक। तो अभी मतलब अगर 1 बजा है तो मिनट वाली जो सुई है वो यहाँ होगी और आर वाली जो सुई है वो यहाँ होगी। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, यहाँ होंगी। मतलब अब 1 बजा है, ठीक है। इनके बीच में डिवीजन कितने हैं? 5 है। तो मतलब जब तक ये मिनट वाली सुई यहाँ आएगी, इसके ऊपर कोलाइड करेगी, इसके ऊपर आएगी बिल्कुल, तब तक 6.7 का डिवीजन नहीं होता है। मतलब जब ये सुई जो मिनट वाली सुई है यहाँ आएगी, ऐसे चलते 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 एक टाइम ये आएगा जब वो उसके ऊपर ही आ जाएगी। मतलब एंगल जो है बिल्कुल 0 हो गया है। अब ये आगे बढ़ेगी मिनट वाली सुई, 5 ये कवर कर लिए हैं, छठा ये कवर करेगा और फिर 0.7 यहाँ। तो जो मिनट वाली सुई है वो जब यहाँ आएगी तब जाकर के ये 40 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब ये जो मिनट वाली हमारी सुई है आते 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 यहाँ आ गई है, तब जाकर के 40 का एंगल बनेगा। इसके बाद ये मिनट वाली आगे ही बढ़ती रहेगी, फिर 2 ही बच जाएंगे, लेकिन बीच में एक भी ऐसा इवेंट नहीं आएगा जब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6.7 डिवीजन का हो। तो मतलब 1 से 2 तक, 1 से जब 2 बजेंगे उसके बीच में 40 डिग्री का एंगल बस एक ही बार बना है, ठीक है। चलिए अब 2 बज गए हैं, 2 में देखते हैं। मतलब हमारी जो मिनट वाली सुई है वो तो होगी 12 पे और जो घंटे वाली है वो होगी 2 पर, ठीक है। अब ये जो मिनट वाली सुई है ये बढ़ना स्टार्ट करेगी। जब ये मिनट वाली सुई यहाँ आ जाएगी, मतलब ये बढ़ती 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 यहाँ आ गई है, तो इनके बीच में कितना डिवीजन है? देखो 5 तो ये है, मतलब जो आर वाली है वो तो यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 तो ये है, एक 6 ये है और 6.7 यहाँ तक। तो मतलब ये 40 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसके बाद ये जो सुई है मिनट वाली फिर इसके ऊपर आएगी जो आर वाली है और एंगल 0 हो जाएगा। फिर ये आगे बढ़ेगी, जब ये आगे 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 जाएगी तो इतना कवर कर लेगी, ये 5 डिवीजन है, फिर ये 5 डिवीजन है यहाँ तक और ये 6 डिवीजन है। तो ये मिनट वाली जो सुई है वो यहाँ आएगी, तब एक बार फिर से 40 का एंगल बनेगा
और इसके बाद फिर ये मिनट वाली सुई आगे ही बढ़ती चली जाएगी, कभी भी इन दोनों के बीच में ऐसा डिस्टेंस नहीं आएगा जिसमें 6.7 का डिवीजन हो। तो मतलब जब 2 से 3 बजेंगे उस बीच में 2 बार 40 का एंगल बना है, तो 2 से 3 तक 2 बार 40 का एंगल बना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, अब बजे हैं 3, तो मतलब एक सुई यहाँ है मिनट वाली और आर वाली यहाँ है, ठीक है। अब ये जो मिनट वाली सुई है ये बढ़ना स्टार्ट करेगी, जब ये यहाँ आ जाएगी, मतलब ये मिनट वाली सुई जो है वो यहाँ आ गई है, तो अब देखो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इनके बीच में डिस्टेंस है 6.7 डिवीजन का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 होता है, ये 6 मान लीजिए और ये 6.7, तो यहाँ 40 का एंगल बना है, ठीक है। अब फिर ये आगे बढ़ती जाएगी, यहाँ आ जाएगी बिल्कुल इसके ऊपर, लाइक दिस। अब 0 का एंगल है, अब फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी, और जब ये मिनट वाली सुई 5 तो ये कवर कर लिए हैं, छठा यहाँ आएगी, अगेन फिर 40 का एंगल बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे मूव करेगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, कभी भी जो डिस्टेंस है वो 6.7 डिवीजन का नहीं होगा, यानी 3 से 4 बजने तक भी 40 का जो एंगल है वो 2 बार बनेगा, और ऐसे ही 7 बजे तक भी रहेगा, ठीक है। तो जब 4 से 5 बजेंगे अगेन 2, फिर 5 से 6 बजेंगे अगेन 2, 6 से 7 बजेंगे फिर अगेन 2, यानी कि 1 से लेकर 7 बजे तक इतनी बार 40 एंगल बनते हैं, 2 2 4 6 8 10 और 11, यानी 11 बार, ठीक है। तो 1 बजे से लेकर के अगले 6 घंटे यानी 7 बजे तक मिनट और जो आर वाली हैंड है उनके बीच में 40 का एंगल 11 बार बनता है, तो हमारे क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा द थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझाने में इसलिए टाइम लगा है क्योंकि मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी तुम्हें बताया है। अगर तुम्हें ये पता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें मूव करती हैं, यानी कि पूरी क्लॉक में 36, पूरी क्लॉक में 60 डिवीजन होते हैं, 360 का एंगल होता है, तो एक डिवीजन में 6 डिग्री बनता है, और इसी तरीके से अगर 40 निकालना है, 50 निकालना है, 60 निकालना है, तो हम यहाँ इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में दे सकता है कि 50 का एंगल कब बनेगा, 60 का कब बनेगा, मेथड सेम रहेगा, बस ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अगर आगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 11। यहाँ दिया है हमें ग्राफिकल क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर ढूंढ लीजिए। क्वेश्चन में दिया है द ग्राफ शोज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स एंड द नंबर ऑफ पेपर पब्लिश्ड बाय देम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये हमें बतानी है। तो ये ग्राफ हमें दिया है, और एक्स एक्सिस पर दिया है नंबर ऑफ पेपर पब्लिश्ड, और वाई पर दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिसर्चर स्कॉलर्स। मतलब यहाँ बताया है फ्रीक्वेंसी, यानी कितने स्कॉलर्स ने कितने पेपर पब्लिश किए हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिएगा फर्स्ट में लिखा है मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर पब्लिश मोर देन 4 पेपर्स, मतलब ज़्यादातर ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने 4 से ज़्यादा पेपर को पब्लिश किया है। एक बार चलिए देखते हैं। पेपर का नंबर 4 यानी यहाँ है, और ये कर रहा है मैच यहाँ, यानी कि 60% पर ये मैच कर रहा है। इसका मतलब है 60% ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने 4 पेपर, मतलब मोर देन नहीं लेस देन 4 पेपर को पब्लिश किया है। अगर मुझे मोर देन देखना है तो मैं ऊपर जाऊंगी, मतलब ये ग्राफ जो ऊपर बढ़ता जा रहा है ये बताता है कि स्कॉलर ने 4 से ज़्यादा पेपर पब्लिश किए हैं। यहाँ पर 60% ऐसे हैं जिन्होंने 4 पेपर पब्लिश किए हैं, 60 से ऊपर 4 से ज़्यादा किए हैं, और 60 से नीचे 4 से कम पेपर पब्लिश किए हैं। तो देखिए अब ये 60 है, टोटल कितना है 100 है, यानी 100 में से अगर मैं 60 माइनस करती हूँ यानी 40 स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने 4 से ज़्यादा पेपर पब्लिश किए हैं। लेकिन ये कहता है कि मेजॉरिटी ऐसा है तो गलत हो जाएगा। 100 में से अगर 80-90% ऐसे आए तब हम बोलेंगे कि मेजॉरिटी है, लेकिन यहाँ तो केवल 40% ही ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने 4 से ज़्यादा पेपर पब्लिश किए हैं, लेकिन ये कहता है मेजॉरिटी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। बी में बोला है 60% ऑफ द स्कॉलर्स पब्लिश्ड एटलीस्ट
2 पेपर। एटलीस्ट का मतलब होता है, जैसे लिखा है एटलीस्ट 2, इसका मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा, 2 से कम नहीं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 60% ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने दो या 2 से ज़्यादा पेपर पब्लिश किए हैं। तो अभी हम 2 पे आते हैं, ये है यहाँ 2 को हम मैच करेंगे तो ये ग्राफ में दिखाता है 40%, मतलब 40 स्कॉलर्स। तो 40 ये है, और मतलब 40 स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 पेपर को पब्लिश किया है, और 40 के बाद ये सारे भी कैसे हैं जिन्होंने 2 से ज़्यादा किए हैं, आइदर 4 किए हैं, 6 किए हैं, 8 किए हैं। तो 100 में से अगर मैं 40 माइनस करती हूँ तो बचेगा 60, यानी 60% स्कॉलर्स, या फिर बोलिए 60 स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 से ज़्यादा पेपर पब्लिश किए हैं। तो बिल्कुल ये सही लिखा है यहाँ, क्योंकि 40 पे आके मैच कर रहा है, मतलब 40 से ऊपर के सारे ऐसे हैं जिन्होंने 2 से ज़्यादा किए हैं, और 40 ऐसे हैं जिन्होंने 2 किए हैं। तो 40 से ऊपर की बात करें तो 60 आ जाएगा। तो 60% ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने 2 से ज़्यादा पेपर को पब्लिश किया है। तो अभी तक तो ये सही लग रहा है, तो ये मान लेते हैं हमारा सही। अभी आगे पढ़ते हैं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट कोई हमें स्टेटमेंट मिल जाए। सी में कहा है 80% ऑफ द स्कॉलर्स पब्लिश्ड एटलीस्ट 6 पेपर, मतलब 80% ऐसे हैं जिन्होंने 6 या 6 से ज़्यादा पेपर को पब्लिश किया है। एक बार 6 पे आते हैं, ये 6 है, 6 को हम मैच करेंगे अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो ये आके मिलता है 80% पे, यानी 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 6 पेपर को पब्लिश किया है। और 80 से ज़्यादा कितने हैं, देखिए 80 मतलब टोटल 100 है, 100 में से 80 हमने माइनस किए तो बचे यहाँ 20, यानी 20% ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने 6 से ज़्यादा या फिर 6 या 6 से ज़्यादा पेपर को पब्लिश किया है। लेकिन इसमें कितना लिखा है 80%, तो ये गलत हो जाएगा। 80% नहीं है, केवल 20% ऐसे हैं जिन्होंने 6 या 6 से ज़्यादा पेपर पब्लिश किए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। देखिएगा 4th में लिखा है 30% ऑफ द स्कॉलर हैव नॉट पब्लिश एनी पेपर। 30% ऐसे हैं जिन्होंने कोई पेपर ही पब्लिश नहीं किया है। तो 30 पे आते हैं, 30 यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ अगर मैं इसको मतलब मिलाती हूँ तो ये 2 से ज़्यादा यानी लगभग 3 मान लेते हैं। तो ये कह रहा है 30% ऐसे हैं जिन्होंने एक भी पेपर पब्लिश नहीं किया, तो ये गलत है, क्योंकि 30 से नीचे ये जो हमने लिया है, वेट अ मिनट, 30 तो यहाँ आएगा, एक मिनट रुकेगा, 30 यहाँ आएगा, 30 को मैं अगर मिलाती हूँ तो ये यहाँ आ जाएंगे, मतलब 1। तो अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने एक पेपर तो पब्लिश किया ही है, 30% में भी ऐसे हैं जिन्होंने एक पेपर पब्लिश किया है, लेकिन ये लिख रहा है कि एक भी पेपर पब्लिश नहीं किया है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन ही सही है। बी क्या बोल रहा है कि 60% ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने एटलीस्ट 2 पेपर तो पब्लिश किए ही किए हैं। और हमने देख भी लिया है कि 2 में अगर हम मैच कर रहे हैं तो ये आता है 40, और 40 से ऊपर मतलब 100 में से 40 से अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा 60, यानी 60% ऐसे हैं जिन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा पेपर को पब्लिश किया है। तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। AB is the diameter of a circle. The chord CD is perpendicular to AB, intersecting it at P. If CP is 2 and PB 1, the radius of the circle is. हमसे इस सर्कल का रेडियस पूछा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। इसमें कहा है AB क्या है, डायामीटर है, और कोड क्या है, CD है। कोड क्या होता है, मतलब कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट से टच कर रही है, तो ये CD क्या है, कोड है, जो परपेंडिकुलर है डायमीटर यानी AB के ऊपर, और वो उसको इंटरसेक्ट करती है पॉइंट P पर, ये पॉइंट P है। इफ CP यानी कि ये वाली जो लाइन है वो कितनी है, 2 है, और PB कितनी है, 1 है, तो आपसे पूछा है रेडियस क्या होगी सर्कल की। तो डायमीटर का जो मान लेते हैं ये पॉइंट ओरिजिन है, यहाँ से कोई भी पॉइंट आप अगर टच करते हैं तो वो रेडियस होती है। जैसे यहाँ, या फिर मैं ये लूँ, या फिर मैं ये ले सकती हूँ, ये ले सकती हूँ, सब रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। हमने इसको यहाँ मिला दिया है, मतलब ये क्या है, रेडियस है, इसको मान लेते हैं R, रेडियस हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी तो r ही है। अब अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस 1। अब ये अगर कंप्लीट देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो एरिया ये r है। अब अगर ये r है पूरा और ये 1 है तो ये r माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ गया है, ठीक है। हमें निकालना है x। तो ये बन गया है एक ट्राइंगल, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो देखिए यहाँ 2r माइनस 1 और r, हम यहाँ पाइथागोरस जो थ्योरम है वो लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है r स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है r माइनस 1, तो r माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस 2r, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये r और ये r दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ बचा ये 4 है और ये 5 है, यानी कि 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2r। अब ये 2r वाली टर्म को मैं यहाँ लेके आ सकती हूँ, तो 2r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी 2 से तो ये आ जाएगा 2.5। तो r कितना आया, r आया 2.5, यानी ये वैल्यू कितनी है, ये 2.5 है। तो आंसर हो जाएगा द सेकेंड ऑप्शन, यानी 2.5, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी है 16, आया है प्रोबेबिलिटी से। अ फेयर डाई वॉज थ्रोन 3 टाइम्स एंड द आउटकम वॉज रिपीटेडली 6। इफ द डाई इज थ्रोन अगेन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो देखिए यहाँ एक फेयर डाई है, क्वेश्चन में पहले ही आपको बता दिया है कि चाहे बेशक यहाँ पर 3 बार लगातार 6 6 6 आया है, लेकिन हमारी डाई क्या है, फेयर है, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है कि वो 6 ही बार बार लेके आता है। वो तो कोइंसिडेंस है कि वो 3 बार लगातार 6 आ गया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक फेयर डाई है जिसको हमने 3 बार थ्रो किया है, फेंका है 3 बार, तो 6 आया है। अब हम उसको 4th टाइम थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब देखिए फेयर डाई है, अगेन ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है प्रोबेबिलिटी, पॉसिबल आउटकम, ऊपर आता है सक्सेसफुल आउटकम और नीचे होता है पॉसिबल आउटकम। सक्सेसफुल आउटकम मतलब जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, 6 आना, मतलब हम चाहते हैं 6 आ जाए, मतलब हम 1 चाहते हैं कि 6 आ जाए। अपॉन पॉसिबल आउटकम क्या है, कौन कौन सा आ सकता है। अब हम एक फेयर डाई है उसको फेंक रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, लेकिन कभी 7 नहीं आ सकता, क्योंकि डाई में 7 होता ही नहीं है। मतलब 6 चीजें आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितनी है, 6 है। ये देखो 6, और उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, मतलब कि अगर मैं फेंकती हूँ तो एक ही बार 6 आ सकता है, तो ये हो गया 1/6। तो बेशक चाहे कई बार 6 आया हो, लेकिन अगर वो फेयर डाई है तो अगर हम उसको 4 टाइम भी थ्रो करते हैं तो भी वहां पर 6 आने के जो चांस है वो 1/6 ही होंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे नेट के अंदर, इस तरीके से आपको दे के रखता है कि कई बार 6 आया है या कई बार 5 आ गया है। अब अगर उसको फेंकते हैं तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगेन वो 1/6 ही है, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। इफ अ प्लांट विद ग्रीन लीव्स इज केप्ट इन अ डार्क रूम विद ओनली ग्रीन लाइट ऑन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑब्जर्व। ये क्वेश्चन है हमारे बायोलॉजी का, मतलब लाइफ साइंस का। क्या कह रहा है कि एक प्लांट है जिसके पास हरी पत्तियां हैं, और अगर उसको मैं एक अंधेरे कमरे में रखती हूँ और उस कमरे में केवल ग्रीन लाइट है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, जो प्लांट है वो और ज्यादा हमें ब्राइटर दिखाई देगा। ऐसे ही है, देखो
द प्लांट अपीयर्स ब्राइटर देन द सराउंडिंग, उसके आसपास का जो एरिया है उससे ज्यादा ब्राइट वो हमें दिखाई देगा। द प्लांट अपीयर डार्कर देन द सराउंडिंग्स, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश द प्लांट फ्रॉम द सराउंडिंग, इट विल हैव अबव नॉर्मल फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। देखो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी का तो कोई रोल नहीं है, ग्रीन लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे फोटोसिंथेसिस पर, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम जब लाइट वहां दे रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्लांट को हम देख ही ना पाए कि आसपास क्या है और प्लांट कहाँ है और उसके आसपास क्या है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब प्लांट जो है वो ब्राइटर दिखेगा या डार्कर दिखेगा? ऑब्वियसली अगर ग्रीन लीव्स हैं और मैं ग्रीन ही लाइट उस पर डालती हूँ तो ये ब्राइटर दिखाई देगा। अगर आपने कभी देखा है जब थोड़ी सी रात होने लगती है तो जो रेडी वाले होते हैं जिन पे सब्जी वगैरह रखी होती है, अब जैसी उनकी सब्जी होती है वो ऐसी लाइट लगा लेते हैं। जैसे देखो अगर कोई गाजर बेच रहा है तो वो क्या करते हैं, रेड कलर की लाइट लगाते हैं ताकि वो जो गाजर है और ज़्यादा चमक के दिखें। अगर मानो वो पालक बेच रहे हैं तो वो ग्रीन लाइट लगाते हैं। ऐसे ही अगर वो बनाना बेच रहे हैं तो वहाँ येलो लाइट लगती है। आपने अगर देखा है तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ऐसा होता है कि जिस कलर का हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है और आसपास अगर अंधेरा हो रहा है या अंधेरा है और हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को और ब्राइटर दिखाना चाहते हैं तो हम उसी कलर की लाइट को उस पर डालते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा प्लांट है जिसके पास ग्रीन लीव्स हैं तो अगर हम उसको ग्रीन ही लाइट देंगे तो वो और ब्राइटर दिखेगा एज कंपेयर टू देयर सराउंडिंग। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए देखते हैं आगे। ये भी ग्राफिकल क्वेश्चन है, दिया है प्री पीएचडी एग्जाम स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट आर प्लॉटेड अगेंस्ट देयर एमएससी मार्क्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब इस ग्राफ में आपको कुछ 10 स्टूडेंट है, उनके प्री पीएचडी एग्जाम का स्कोर और उनके एमएससी का स्कोर दिया हुआ है। आपको यहाँ पढ़नी है स्टेटमेंट, बताना है कौन सा सही है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर दिया है हमें एमएससी के मार्क्स और वाई पर दिए हैं पीएचडी के मार्क्स। हमें कैलकुलेट करके कंपेयर करना है। ए में लिखा है 2 स्टूडेंट हैव स्कोर्ड बेटर इन प्री पीएचडी देन देयर एमएससी एग्जाम। तो हम एक काम करते हैं, इनको नंबर दे देते हैं। ये मानो फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये कह रहा है कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पीएचडी में अच्छा स्कोर किया है एज कंपेयर टू एमएससी। मतलब उनके पीएचडी में जो प्री पीएचडी एग्जाम है उसमें अच्छे मार्क्स आए हैं, ज़्यादा मार्क्स आए हैं एज कंपेयर टू एमएससी मार्क्स। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं ए की बात करती हूँ तो देखिए ए के मतलब फर्स्ट वाले के पीएचडी में आए हैं 30, एमएससी में आए हैं 40, इस कैटेगरी में नहीं आएगा। सेकंड की बात करें, यहाँ भी उसके पीएचडी में 30 हैं और एमएससी में 50 हैं, तो मतलब एमएससी में सही है। थर्ड की बात करें तो दोनों में 40-40 हैं, ये नहीं आएगा। अगर फोर्थ वाले की बात करें तो उसके एमएससी में अच्छे हैं एज कंपेयर टू पीएचडी। फिफ्थ वाले की बात करें तो उसके पीएचडी में अच्छे हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक तो मिल गया जो कि है 5th नंबर पे, जिसके पीएचडी में अच्छे हैं एज कंपेयर टू एमएससी। 6 वाले की बात करें तो उसके एमएससी में 60 हैं, पीएचडी में कम है। 7 के भी एमएससी में ज़्यादा है, पीएचडी में कम है। 8 वाले के भी एमएससी में ज़्यादा है, पीएचडी में कम है। 9 वाले की भी अगर बात करें उसके एमएससी में 70 है और यहाँ भी 70 है, मतलब कोई ज़्यादा कम नहीं है। और 10 जो 10th पर है उसके एमएससी में 90 है और पीएचडी में 70 है। तो मतलब ऐसा एक ही स्टूडेंट है जिसके पीएचडी में ज़्यादा मार्क्स है एज कंपेयर टू एमएससी एग्जाम। लेकिन ये स्टेटमेंट कहता है कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, तो ये हो जाएगा गलत। बी में लिखा है ऑल दोज स्टूडेंट हु स्कोर्ड 50 इन प्री पीएचडी स्कोर मोर मार्क्स इन देयर एमएससी एग्जाम। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनके पीएचडी में 50 मार्क्स आए हैं उन्होंने अपनी एमएससी में ज़्यादा गेन किया है। एक मिनट रुकिए। ऑल दो स्टूडेंट वो स्कोर 50 इन प्री पीएचडी स्कोर मोर मार्क्स इन देयर एमएससी। अच्छा, मतलब जिनके पीएचडी में 50 आए हैं उन्होंने एमएससी में अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। चलिए देखते हैं 50 वाले यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं जिनके पीएचडी में 50 है? 5th, 6th, 7th और 8th।
तो उनके एमएससी में भी अच्छे हैं, बिल्कुल देखो ये बात हम मान सकते हैं। जो 8 वाला है उसके 80 हैं, 7 वाला उसके 70 हैं, 6 वाला उसके 60 हैं, मतलब अच्छे हैं, मान लेते हैं अच्छे हैं, 50 से तो अच्छे हैं। लेकिन जो 5th वाला है उसके पीएचडी में 50 है लेकिन एमएससी में केवल 40 है। तो इन तीनों के लिए तो ये बात सही है कि हाँ, अगर उनके मतलब एमएससी में पीएचडी में अगर 50 है तो एमएससी में भी उनके अच्छे हैं 60, 70, 80। लेकिन जो 5th वाला है वो इस बात को फुलफिल नहीं कर रहा है, उसके पीएचडी में अच्छे हैं एज कंपेयर टू एमएससी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। सारे ऐसे नहीं हैं, उसने कहा है ऑल दोज, सारे ऐसे नहीं है। सी में लिखा है 2 स्टूडेंट स्कोर द सेम मार्क इन देयर प्री पीएचडी एंड एमएससी एग्जाम। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पीएचडी और एमएससी में सेम मार्क्स आए हैं। एक तो देखिएगा ये 40 वाला है, मतलब कि थर्ड के एमएससी में भी पीएचडी में भी 40 है और एमएससी में भी, तो एक तो ये थर्ड वाला हो गया है। एक अगर हम बात करें 70 वाला भी मैंने देखा था, हाँ 9th जो पोजीशन पर है, इसके एमएससी में भी 70 है और पीएचडी में भी 70 है, बाकी और कोई ऐसा नहीं है। तो 9th, हाँ इस ऑप्शन को हम ठीक मान सकते हैं कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पीएचडी और एमएससी में सेम एग्जाम है, थर्ड वाले के 40 और 9th वाले के 70। तो ये ऑप्शन अभी तक हमारा सही आया है। 4th में लिखा है द स्टूडेंट हु स्कोर मैक्सिमम इन एमएससी इज द ओनली स्टूडेंट टू गेट मैक्सिमम इन प्री पीएचडी। मतलब ऐसा स्टूडेंट जिसके एमएससी में हाईएस्ट मार्क्स हैं, केवल उसी के पीएचडी में भी हाईएस्ट मार्क्स हैं। अब एमएससी में हाईएस्ट मार्क कितने हैं? एमएससी में देखिए 90 हाईएस्ट मार्क है और इसी स्टूडेंट के पीएचडी में भी 70 है, मतलब पीएचडी में 70 हाईएस्ट है और एमएससी में 90 हाईएस्ट है। तो ये जो 10th वाला बच्चा है, मतलब 10th नंबर पे जो है स्टूडेंट, उसके एमएससी में 90 है और पीएचडी में 70 है। लेकिन ये जो 9th वाला स्टूडेंट है, इसके एमएससी में मैक्सिमम नहीं है लेकिन इसके पीएचडी में मैक्सिमम है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें एक तो है ठीक इस बात को फुलफिल करता है कि अगर उसके एमएससी में मैक्सिमम है तो पीएचडी में भी उसके मैक्सिमम आए हैं। लेकिन जो 9th वाला है वो इस चीज़ को नेगलेक्ट करता है, वो कहता है कि मेरे एमएससी में कम है लेकिन मैं पीएचडी में हाईएस्ट पे हूँ। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आईडी है 2। अ शॉपकीपर परचेज अ प्रोडक्ट 400 and sells it making a profit of 10%। मतलब एक कोई दुकानदार है जिसके पास एक कोई भी मटेरियल है और वो 100 रुपये का उसने खरीदा है, मतलब उसके पास वो 100 रुपये का है, उसने 100 का खरीदा है, फिर उसने इसको बेच दिया है 10% का प्रॉफिट लेके। 100 का 10% होता है 10, तो मतलब उसने खरीदा 100 का था और उसने बेचा 110 का है, तो वो उसने सेल कर दिया है 110 में, ठीक है। द कस्टमर रीसेल इट टू द सेम शॉपकीपर इनकरिंग अ लॉस ऑफ 10%। तो जिसने इसको खरीदा था 110 में, उसने फिर से उसी को बेच दिया है लेकिन अगेन 10% के लॉस पर, 10% के लॉस पर। और 110 का 10% होता है 11, तो अगर हम 110 में से 11 घटाते हैं तो बचेगा 99, मतलब इसने इसको 99 में बेच दिया। फिर से देखते हैं, कोई एक दुकानदार है, उसने 100 रुपये का कोई मटेरियल खरीदा है, उसने उसको बेच दिया 110 रुपये का, ठीक है। फिर जिसने उसको लिया था 110 में, उसने 10% की लॉस पर उसको फिर से उसी दुकानदार को बेच दिया है। 110 का 10% होता है 11 और 11 हम माइनस करेंगे तो 99, मतलब उसने लिया था 110 का और बेचा है 99 का। अब कह रहा है कि इन सभी डील में जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने कितना कमाया, कितना प्रॉफिट उसको हुआ। तो देखिए उसने 100 का खरीदा था, 110 का बेचा है, यानी 10 का प्रॉफिट तो उसको यहाँ पर हुआ है। फिर जो ग्राहक था उसने फिर से उसको 99 का बेच दिया है, मतलब 1 रुपया उसने यहाँ बचाया है। जो वस्तु उसके पास थी वो अभी भी उसके पास है लेकिन 11 रुपये के प्रॉफिट में 1 रुपया उसने यहाँ बचाया है। तो 10 ये 1 ये यानी कि 11, इस पूरी डील में मतलब खरीदा फिर से ले लिया, उसको 11 रुपये का बेनिफिट हुआ है। 10 तो बेचने में और 1 रुपये का बेनिफिट हुआ है जब उसने फिर से उससे खरीदा है।
ठीक है, तो 100 का था, अब उसके पास वो 99 में है, यानी 10 यहाँ, 1 यहाँ, यानी 11, तो 11 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आईडी है 5। अगेन ये क्वेश्चन है अरेंजमेंट का। 3 boxes are colored red, blue and green and so are 3 balls. In how many ways can one put the balls, one in each box, such that no ball goes into the box of its own color? क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास 3 बॉक्स हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इनको इसी कलर में बनाते हैं। एक कहा है रेड है, एक कहा है एक रेड है, एक ब्लू है और एक है ग्रीन, एक है ग्रीन। ये हमारे पास 3 बॉक्स हैं और 3 ही है हमारे पास बॉल। एक रेड वाली है, एक रेड बॉल है, एक ग्रीन बॉल है और एक रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लू बॉल है। हम किस तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके हमारे पास हैं, हम इनको रख सकते हैं इन बॉक्स के अंदर। इन बॉल को हम बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। कितने तरीके हमारे पास हैं कि सेम कलर की बॉल सेम कलर के बॉक्स में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर ये रेड है तो यहाँ पर मैं या तो ग्रीन रख सकती हूँ, यहाँ पर अगर ये रेड है, एक मिनट रुकिए, यहाँ देखिए ये जो रेड बॉक्स है इसमें मेरे पास 2 ही तरीके हैं। या तो मैं इसमें ग्रीन वाली रख सकती हूँ या तो मैं इसमें ब्लू रख सकती हूँ। तो बस ये 2 ही तरीके हैं। रेड तो मैं खुद रख नहीं सकती हूँ। ब्लू की अगर बात करती हूँ या तो मैं इसमें ग्रीन रख सकती हूँ या तो मैं इसमें रेड रख सकती हूँ। अगर मैं बात करूँ जो ग्रीन बॉक्स है उसमें या तो मैं रेड रख सकती हूँ या तो मैं ब्लू रख सकती हूँ। इन 2 पॉसिबिलिटी से अलग कोई पॉसिबिलिटी मेरे पास नहीं है जिसमें कि मैं उनको इस तरीके से अरेंज करूं कि सेम कलर की जो बॉल है वो सेम कलर के बॉक्स में ना जाए। तो केवल यहाँ 2 पॉसिबल वे हैं जिससे कि हम इनको अरेंज कर सकते हैं। बॉल को बॉक्स के अंदर रख सकते हैं विदाउट इस बात के कि सेम कलर की बॉल सेम कलर के बॉक्स में जाए। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे 2 ही तरीके हैं, यानी कि अपना सही आंसर हो जाएगा द सेकेंड ऑप्शन, 2 वेज। आगे देखिए क्वेश्चन आईडी है 3। द प्रोडक्ट ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल एंड अ नंबर गिव्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, द नंबर इज। क्वेश्चन देखो ध्यान से समझो। क्वेश्चन में हमें बताया है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है। आई जस्ट ट्राई टू मेक अ सर्कल। ये एक सर्कल है इसके अंदर, और कहा है कि ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया कौन बता रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है, इसको मान लेते हैं ए साइड, ये है बी साइड और ये है सी साइड। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी है स्मॉल ए, बी सी है स्मॉल बी और ये है स्मॉल सी। तो ये पेरीमीटर होता है, यानी ए स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, ये पेरीमीटर होता है इस ट्राइंगल का। तो प्रोडक्ट ऑफ पेरीमीटर मान लेते हैं पी। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो, तो उसको हम r से लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कोई भी नंबर है, x मान लेते हैं, ये हमें क्या देते हैं? एरिया ऑफ द ट्राइंगल देते हैं।
तो आपको ये x बताना है कि ये x क्या है। मतलब एरिया, अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मैं पैरामीटर ऑफ दिस ट्राइंगल और रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल एंड x को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल सकती हूँ। हमें इस x की वैल्यू बतानी है कि ये x क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इस तरीके से कंडीशन है, मतलब एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है, और अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। देखिए यहाँ पर इस सर्कल की जो रेडियस है r प्लस इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है उसका हाफ, यानी कि पेरीमीटर अपॉन 2 को अगर मैं प्लस कर देती हूँ तो ये मुझे इस ट्राइंगल का एरिया बता सकते हैं। ये फॉर्मूला है जो तुम्हें पता होना चाहिए और याद रखना है कि रेडियस, कौन सी रेडियस, उसके अंदर जो सर्कल है उसकी रेडियस प्लस उस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है उसका हाफ, जिसको हम सेमी पैरामीटर भी बोलते हैं। मतलब इसको p/2 को मैं रख सकती हूँ इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर। उनको अगर मैं ऐड कर दूंगी तो वो मुझे एरिया दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ रेडियस, इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं रेडियस भी निकाल सकती हूँ। तो रेडियस अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, रेडियस इज इक्वल टू एरिया वेट अ मिनट, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई आएगी, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है एरिया के। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ रेडियस की तो ये हम निकाल सकते हैं एरिया अपॉन में सेमी पैरामीटर। इस तरीके से मैं रेडियस निकाल सकती हूँ। ठीक है, ओके। तो अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो रेडियस मल्टीप्लाई में जो पैरामीटर है उसका हाफ, मतलब कि सेमी पैरामीटर अगर मैं रखूँ तो एरिया निकाल सकती हूँ। यहाँ से मैं रेडियस भी निकाल सकती हूँ, रेडियस इज इक्वल टू एरिया अपॉन में ये सेमी पैरामीटर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में रखने की ज़रूरत है। देखो पैरामीटर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, रखो यहाँ पर, तो यहाँ रख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पैरामीटर मल्टीप्लाई में r क्या है, अभी हमने निकाला है, r इज इक्वल टू एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सेमी मतलब उसका हाफ, किसका हाफ, पैरामीटर का हाफ। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। 2 को मैं ऊपर लेके जा सकती हूँ तो यहाँ 2 आ जाएगा और इसको मैं यहाँ से हटा दूंगी। x हमें निकालना है तो x यहाँ, और वो बराबर है एरिया के। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए इससे ये चला गया है, एरिया से एरिया चला गया है, क्या बचा है, 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2। द थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आपको बस इसमें यहाँ इस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं आगे के लिए। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट A you fly 1 मील साउथ, then 1 मील ईस्ट, then 1 मील नॉर्थ which brings you back to point A। मतलब एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है हमारे पास A, हमें नहीं पता ये कहाँ है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, बस यहाँ एक पॉइंट A है और यहाँ से हम चल दिए हैं साउथ की साइड। तो डायरेक्शन कैसे होती है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इस पॉइंट को हम यहाँ मान लेते हैं और चले हैं हम 1 माइल साउथ की साइड। तो मतलब हमने यहाँ चला है, तो हम यहाँ 1 माइल आ गए हैं और ये साउथ है। मतलब अगर हम साउथ में आए हैं तो ये पॉइंट कहाँ हो गया, नॉर्थ में हो गया है। तो मतलब ये पॉइंट कहाँ है, ए पॉइंट नॉर्थ में है। अब ये पॉइंट चाहे पहले कहीं पर भी हो, अगर हम साउथ की साइड चले हैं तो यहाँ खड़े होकर के ये पॉइंट हमारे लिए नॉर्थ में है। फिर साउथ से मैं चली हूँ 1 माइल टूवर्ड द ईस्ट, मतलब इस साइड चलूंगी ऐसे।
तो मैं ईस्ट पे आ गई हूँ यहाँ, और कितना चला है, 1 माइल चला है। उसके बाद फिर 1 माइल चले हैं नॉर्थ की साइड, मतलब यहाँ नॉर्थ की साइड हम चले हैं, और विच ब्रिंग्स यू बैक टू पॉइंट ए, इसे पॉइंट ए पर लेके आ गए हैं, मतलब ये पॉइंट ए है। तो अगर मैं किसी भी तरीके से चलती हूँ तो एग्जैक्टली मैं यहाँ तो नहीं आ पाऊंगी, ठीक है। इसको किस तरीके से करना है, जैसे मानो हमारे पास, हम अर्थ का ही एग्जाम्पल लेते हैं, अपनी अर्थ का, ऐसे इधर यहाँ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ, ये वाला पूरा एरिया जो है ये होता है नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल होता है, ये होता है साउथ पोल। तो अगर आप यहाँ हैं तो चाहे आप यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, सब आप नॉर्थ पोल पर ही तो हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया क्या है, नॉर्थ पोल है। तो अगर मैं इस पूरे पॉइंट को यहाँ सोच के चलती हूँ, क्योंकि यहाँ हेमिस्फेयर है, पोल पोल, तो हम अर्थ को एक तरीके से, या फिर किसी भी एक प्लेनेट को जो गोल है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर इस पूरे पॉइंट को मैं लेके चलती हूँ, जैसे यहाँ ए पॉइंट है, इसमें हम साउथ की साइड चले हैं, फिर हम ईस्ट की साइड चले हैं, और फिर हम अगेन नॉर्थ की साइड चले हैं, तो हम कहाँ आ गए हैं, अगेन हम नॉर्थ पोल पर ही आ गए हैं। तो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो यू आर एट द नॉर्थ पोल, मतलब मैं फिलहाल नॉर्थ पोल पर हूँ। जैसे मैं नॉर्थ पोल पे हूँ, ए पॉइंट पर हूँ, मैं साउथ की साइड चली हूँ, फिर ईस्ट में चली हूँ, और फिर वापस आ गई हूँ। हालांकि मैं पॉइंट ए पर नहीं आई हूँ, लेकिन मैं अभी भी नॉर्थ पोल में ही हूँ कंप्लीट, क्योंकि ये पूरा एरिया क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो यू आर एट द नॉर्थ पोल, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आईडी है 9। इफ इट टेक 5 days फॉर अ स्टीम बोट टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी अलोंग अ रिवर, इट टेक 7 days टू रिटर्न फ्रॉम ए टू बी टू ए, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर अ राफ्ट टू ड्रिफ्ट फ्रॉम ए टू बी। इसमें कहा है कि एक रिवर है, बोट है एक, ऐसे कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक रिवर है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ ये एक बोट है, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, और ये मान लेते हैं बी है। तो जब ये बोट ए से बी की साइड जाती है, और रिवर भी इसी साइड है, मतलब इसमें लिखा है ना कि अलोंग द रिवर, मतलब रिवर भी इस साइड बह रही है, नदी भी इस साइड बह रही है, और हमारी बोट भी इस साइड चल रही है। तो ये ए से बी तक पहुंचने में 5 दिन लगाती है। लेकिन जब ये बी से, मतलब जब ये बोट यहाँ आ गई है, अब जब ये ऐसे जाती है तो बी से ए तक पहुंचने में ये 7 दिन लगाती है। इतनी इंफॉर्मेशन दी है आपको बोट और रिवर के बारे में। और आगे लिखा है हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर अ राफ्ट। राफ्ट क्या होता है, एक लकड़ी का फट्टा होता है, मतलब लकड़ी का फट्टा है, जैसे पानी में डाल दिया है वो खुद बहता चला जाएगा। देखो राफ्ट जो होता है उसकी खुद की कोई स्पीड नहीं है, बस जिस गति से रिवर मूव कर रही है, रिवर का पानी मूव कर रहा है, उसी गति से उसी स्पीड से वो राफ्ट मूव करेगा, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि अगर हमें राफ्ट को ड्रिफ्ट करना है ए टू बी, मतलब मानो यहाँ कोई ये लकड़ी का फट्टा है राफ्ट, अगर इसे मुझे ए से बी तक लेके जाना है तो कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ठीक है। तो बोट जो है उसकी खुद की भी स्पीड होती है और कुछ रिवर की स्पीड भी है, लेकिन राफ्ट की कोई स्पीड नहीं है। तो अगर मैं जो रिवर है उसमें जो पानी बह रहा है उसकी अगर मैं स्पीड निकाल लूँ तो वो राफ्ट की स्पीड भी होगी, क्योंकि राफ्ट की खुद की कोई स्पीड नहीं है, जो पानी की स्पीड है वो ही राफ्ट की है। तो अगर रिवर के अंदर जो पानी है उसकी स्पीड अगर मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ तो वो मेरे राफ्ट की भी स्पीड होगी, और इस तरीके से मैं उसका टाइम निकाल सकती हूँ, ठीक है। ओके, तो देखिए अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझे हैं तो देखिए इसको यहाँ थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, वेट अ मिनट। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करती हूँ स्पीड की, बोट की स्पीड है, जो बोट है उसकी स्पीड मान लेते हैं b है, और रिवर की स्पीड मान लेते हैं r है, ठीक है। बोट की b, रिवर की r, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अगर मैं बोट की अगर बात करती हूँ,
बोट की स्पीड की अगर बात करती हूँ तो वो क्या हो जाएगी, उस बोट की स्पीड यानी कि b प्लस रिवर की स्पीड यानी कि r, क्योंकि ये जो बोट है जब a से b में जाती है, a से b की साइड जाती है तो अलोंग द रिवर चल रही है, मतलब उसकी खुद की स्पीड प्लस में रिवर की स्पीड भी ऐड होगी, तो हमने b प्लस r कर दिया है। लेकिन जब ये बोट b टू a जाती है, जब ये b टू a जाती है मतलब b से a, तो अगेंस्ट द रिवर हो रही है, यानी इसकी खुद की स्पीड तो है लेकिन जो रिवर की स्पीड है वो उसमें से हमें माइनस करनी होगी, क्योंकि रिवर तो इस साइड चल रही है और बोट इस साइड चल रही है, तो वो एक दूसरे को अपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगी दोनों की स्पीड। तो यहाँ अगर b से a की साइड मूव कर रही है हमारी बोट तो b माइनस आर हो जाएगी स्पीड, ठीक है, और यदि a से b करती है तो b प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, a टू b ही है डिस्टेंस, यहाँ भी जब वो a से b जाती है और b से a आती है तो डिस्टेंस तो सेम है। टाइम का डिफरेंस है, जब वो a से b जाती है तो 5 डेज लगते हैं और जब b से a आता है तो 7 डेज लगते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन में टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। तो स्पीड देखिए, स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस मल्टीप्लाई में टाइम। तो यहाँ स्पीड की बात कर लेते हैं, जो हमारा बोट का जो a से b मूव करता है तो यहाँ स्पीड है इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं डिस्टेंस x है, डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, हमें डिस्टेंस नहीं पता है, और टाइम कितना है, इसने टाइम लगाया है 5, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये स्पीड कितना है b प्लस आर, यानी कि b प्लस आर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई में 5। एक मिनट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मुझे अगर निकालना है स्पीड तो ये अपॉन में आएगा बच्चे, अपॉन में आएगा ये, ठीक है। फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया है, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड क्या है b प्लस आर, डिस्टेंस क्या है x, और टाइम बस 5 को नीचे लेके आएंगे, x अपॉन 5, ठीक है। तो अगर ये तो बात हुई है a से b, अगर b से a में आए तो b माइनस आर इज इक्वल टू x अपॉन 7। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, मतलब माइनस कर देंगे दूसरे से, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम इसको जब माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कटे हैं, ये आर आर यानी कि 2r इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x अपॉन 5 माइनस x अपॉन 7, इसको आगे लिख लेते हैं। 2r इज इक्वल टू x अपॉन 5 माइनस x अपॉन 7। सोल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे 35, 7x माइनस 5x, 2r इज इक्वल टू 2x अपॉन 35, 2 से 2 चला गया है तो r इज इक्वल टू x अपॉन 35। अच्छा, r क्या था, रिवर की स्पीड हमने लिया था, यहाँ r क्या था, रिवर का स्पीड था। तो जो हमारे रिवर की स्पीड है वही हमारे राफ्ट की भी स्पीड है। तो राफ्ट के लिए अगर हम बात करें, राफ्ट के लिए अगर बात करें तो राफ्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x अपॉन 35, और डिस्टेंस तो हमने x माना ही है और टाइम हमें निकालना है, तो डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। हमें टाइम अगर निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना है x अपॉन 35, स्पीड कितनी है, वो डिस्टेंस कितना है x, डिस्टेंस है x और स्पीड कितना है x अपॉन 35, ये ऊपर चला जाएगा यानी 35x अपॉन x, x से x चला गया यानी कि टाइम कितना आता है 35 डेज, दैट विल बी द आंसर। क्या किया है हमने क्वेश्चन में, फिर से बता देती हूँ। हमें राफ्ट का टाइम निकालना है, तो राफ्ट के टाइम के लिए डिस्टेंस तो सेम होगा, बस हम अगर राफ्ट की स्पीड भी निकाल लें तो हम टाइम निकाल सकते हैं। राफ्ट की स्पीड क्या है, जो रिवर की स्पीड है, रिवर की स्पीड क्या है वो हम इन दोनों से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं
ए से बी मूव करती हूँ तो स्पीड आएगी बी प्लस आर, यानी कि जो बोट की स्पीड है प्लस जो रिवर की स्पीड है। तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस कितना है x माना है और टाइम कितना है ए से बी के लिए 5 है। सेकंड की बात करें तो b माइनस आर, जब वो b से a की साइड मूव करेगा तो b माइनस आर विल बी द स्पीड और x अपॉन 7 इज द, मतलब x डिस्टेंस और 7 टाइम। इन दोनों को सोल्व करें हैं तो आया है हमारे पास r इज इक्वल टू एक्स अपॉन 35, यानी कि स्पीड ऑफ रिवर। और जो रिवर की स्पीड है वही हमारे राफ्ट की स्पीड है, यानी कि x अपॉन 35। डिस्टेंस हमने क्या लिया है x, टाइम हमें निकालना है। फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम यहाँ आएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस x, स्पीड है x अपॉन 35, ये ऊपर जाएगा x से x कैंसिल आउट 35। तो यानी कि राफ्ट को a से b तक जाने में 35 डेज लगेंगे। चलिए, तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी है 20। A floor of size 13 multiply 24 is to be paved using square tiles only. What is the smallest number of tiles needed to do this? मतलब हमारे पास एक एरिया है 13 बाय 24 का और उस पर हमें टाइल्स बिछानी है और सारी स्क्वायर में होनी चाहिए। तो एक बार हम ले लेते हैं अपना एरिया, ऐसे है, ये 13 और ये है 24। टाइल्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी दोनों साइड, चारों साइड सेम होती हैं और कम से कम नंबर में हमें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड टू डू दिस, कम से कम टाइल्स हमें रखनी है। कम से कम रखनी है तो सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13 का मैं ले सकती हूँ। तो 24 है, 24 में से मान लेते हैं यहाँ तक है 13, यहाँ तक है 13 और 24 में से 13 गए तो कितने बचते हैं, 11 बचते हैं। इज दैट सो? 3 4 2, हाँ। तो यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टाइल में ही काम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो टाइल है ये 13 बाई 13 की है और एक ही है, ये भी 13 13 13 13, यानी कि ये एक स्क्वायर है। यहाँ तक बात हो गई है। अब यहाँ 11 बचे हैं, यहाँ भी तो हम 11 ले सकते हैं। तो मानो ये क्या है, ये पूरा 13 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 है, तो इसको 11 कहाँ तक हो जाएगा, मान लेते हैं 11 ये यहाँ तक है। तो एक टाइल हम यहाँ कर सकते हैं, इसको वाइट से कर लेते हैं। तो ये जो टाइल हमने रखी है ये है 11 बाय 11 की और एक है, तो एक ने इतना कवर कर दिया है, दो जो सेकंड है उसने इतना कवर कर दिया है। अब यहाँ कितना बचा, देखिए ये टोटल कितना है 11, ये तो कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ तो ये है 11 और ये कितना बचा 13 में से 11 2 बचे हैं, मतलब ये 2 और ये 11। हाँ, अब हम 2 बाई 2 की लगा सकते हैं 5, यानी 10 तक। तो ये 11 है तो यहाँ मैंने 2 बाई 2 की मैं लगा सकती हूँ 1 2 मैं मतलब यहाँ 5 टाइल लगा सकती हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लेकिन तुम समझ सकते हो, ये 2.2 का है, 2.2 2.2 और 2 2 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यानी ये 11 था पूरा, 10 तक हमने कवर कर दिया है, 10 तक ही कवर हो गया। अब बचा है यहाँ 1 और यहाँ बचे हैं 2, तो मैं 1 बाय 1 की लगा सकती हूँ, 1 बाय 1 और 1 बाय 1, ठीक है।
तो इस तरीके से ये हो जाएगा पूरा कवर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 टाइल्स की हमें ज़रूरत होगी इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए। सो द फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आईडी है 13। इफ अ पर्सन ट्रेवल x% फास्टर देन नॉर्मल, ही रीचेज y मिनट अर्लियर देन द नॉर्मल, व्हाट इज हिज नॉर्मल टाइम ऑफ ट्रेवल। मतलब कि देखिए इसमें क्या लिखा है, अगर मैं बात करती हूँ नॉर्मल डिस्टेंस, जो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अगर मुझे डिस्टेंस देखना है तो दैट विल बी स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। अच्छा क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कि कोई भी एक बंदा है जो कि 100% अपनी स्पीड चलता था, मतलब 100% उसने चला। इफ अ पर्सन ट्रेवल x% फास्टर देन नॉर्मल, मतलब जब वो चल रहा था नॉर्मली तो 100% था, उसमें भी उसने x% और ऐड कर दिया है अपनी स्पीड में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उसकी जो स्पीड थी, मतलब जो स्पीड थी वो 100% थी और वो टाइम t में कहीं पर पहुंच रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ओल्ड स्पीड और ये है टाइम इसका t। तो ये बात कर रहे हैं ओल्ड वाला। स्टार्टिंग में जो नॉर्मल स्पीड थी वो 100% थी और टाइम कितना था, t था। ये तो है ओल्ड। जब उसने न्यू क्या किया है, इसने न्यू किया है कि 100% ऑफ स्पीड में ऐड हो जाएगा x% ऑफ स्पीड, ठीक है। और टाइम में क्या हुआ है, जैसे ही उसने अपनी स्पीड को x% फास्ट कर दिया है तो वो y टाइम पहले पहुंचता था। मतलब जैसे टाइम उसने 100% चला और वो पहुंच रहा है 10 मिनट में, तो अब उसने अगर x% इंक्रीज कर दिया है तो मानो वो 7 माइनस 10 चल रहा था, तो 7 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा। तो इसका मतलब ये है यहाँ कि जैसे मानो ये कोई बंदा है, उसने 100% अपनी स्पीड चली और किसी जगह पर वो 10 मिनट में पहुंच गया है। अब उसने अगर अपनी स्पीड को x% बढ़ा दिया है तो उसका टाइम भी तो कम होगा। तो टाइम कितना कम हुआ है, मान लेते हैं 2 मिनट कम हुई है, मतलब 2 मिनट वो पहले पहुंच गया है, तो ये 7 मिनट बची हैं। तो जो जितना जल्दी पहुंचा है उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो पहले हमारा t टाइम था, अब वो पहले y मिनट पहले पहुंचता है तो t माइनस y हम कर देंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं। फिर से बता देती हूँ, जब उसने नॉर्मली चला है तो उसने अपना 100% चला था, तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड 100% थी तो टाइम उसको t लगता था। अब उसने इसमें x% ऐड कर दिया है तो टाइम इसको t माइनस v लगेगा, y लगेगा। क्वेश्चन में दिया है कि y मिनट वो पहले पहुंच गया है तो y इसमें से माइनस होगा क्योंकि टाइम कम लगा है उसको, ठीक है। स्पीड उसने बढ़ाई है तो हमने ऐड किया है, टाइम कम लगा है तो हमने माइनस किया है। तो यहां तक अगर बातें समझ आई हैं तो ठीक है। डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर होगा, डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर मतलब उसने बस स्पीड बढ़ाई है अपनी और टाइम कम हुआ है, डिस्टेंस तो बराबर है, मतलब डिस्टेंस तो सेम है, उसने बस अपनी स्पीड को इंक्रीज किया है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो दोनों का सेम है। तो ओल्ड टाइम पे जो डिस्टेंस था और जो न्यू टाइम पे डिस्टेंस है वो तो बिल्कुल बराबर है, न्यू टाइम पे जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो ओल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू में टाइम। तो यहाँ तो सिंपल नॉर्मल स्पीड थी, नॉर्मल टाइम था। यहाँ देखिए न्यू में क्या हुआ है, स्पीड कितनी हो गई है, 100% ऑफ स्पीड प्लस x% ऑफ स्पीड, यानी 100% ऑफ स्पीड था, उसमें इसने ऐड कर दिया है x% ऑफ स्पीड और मल्टीप्लाई में रखेंगे टाइम, टाइम कितना है t माइनस वाई। बस इतना आपको करना था, उसके बाद क्वेश्चन आपका आसान है, सोल्व हो जाएगा आराम से। देखिए कैसे, पहले इस फिनोमिना को हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सोल्व होगा। 100% का मतलब है स्पीड का 100% मतलब दिस वन प्लस x% ऑफ स्पीड यानी x मल्टीप्लाई s अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं
s को ले लेती हूँ कॉमन, तो बचेगा 100/100 प्लस x अपॉन 100। यहाँ एलसीएम में आ जाएगा 100, ऊपर बचेगा 100 प्लस x, और ये बाहर s है ही। मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट को सोल्व करने के बाद हमें ये मिलता है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, दैट इज 100 प्लस x अपॉन 100, और यहाँ बाहर है s। इसके बाद मल्टीप्लाई t माइनस y, और ये क्या है, स्पीड इनटू में टाइम।